खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से परिचय करवाते हुए आलोक वत्स, नेता बीजेपी हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। कन्हैया भेलारी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा गौरव चाचड़ा हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त मौजूद हैं। कन्हैया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस पूरे चुनाव में खास तौर पर इस फेज की बात करें, प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से विपक्ष ने कहा कि एक बार फिर अगर बीजेपी सत्ता में आई तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। दूसरी तरफ उसी बिहार की धरती से एक बार फिर से पीएम ने इस बात को दोहराया कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। जो मुसलमानों की बात की जाती थी, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव की भी बीते रोज टिप्पणी आई थी कि मुसलमानों का आरक्षण कोई गलत बात नहीं है। क्या मैसेज देने की कोशिश, और स्पेसिफिकली मैं बिहार और यूपी की बात कर रही हूँ, जहां पर कहा जाता है कि जाति जाति नहीं है। आप सही पकड़ रही हैं, यहाँ जात पर आ गया है मामला ना। अब प्रधानमंत्री हो या भाजपा के बड़े नेता हों, अब सनातन की बात नहीं हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं हो रही है। बिहार में खास तौर से आकर के वो जानते हैं कि पूरा यहाँ ब्लड इज थिकर देन वाटर, यहाँ सब कुछ अभी जात पर, जात का ही सब कुछ। एक प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे ओबीसी में जो जातियां हैं उसका नाम ले रहे थे, जातियों का जिक्र कर रहे थे वो। तो वो जानते हैं कि यहाँ टोटल जो अभी जो चुनाव हो रहा है वो जात के ही आधार पर हो रहा है। वो जात से बाहर निकल करके अच्छा, दरअसल पिछली बार की तरह यहाँ नहीं है कि राष्ट्रवाद की। मैं भी अभी जब हम बात कर रहे थे, एक काराकाट, ये आपका बक्सर क्षेत्र है, उसी के गांव में है, एक मीटिंग देख रहे हैं, आरजेडी के नेता हैं उन्हीं के। तो आप समझिए कि पूरी गांव में बात भी कर रहे हैं, खाली जात की बात हो रही है। इस गांव में इतना है, ये दे रहे हैं इसको, कोयरी दे रहे हैं इसको, राजपूत दे रहे हैं इसको, यादव दे रहे हैं इसको। केवल जात की बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं बात। लेकिन जात की बात तो दोनों तरफ से हो रही है ना। जात की बात तो वो भी कर रहे हैं, उधर से विपक्ष भी है, वो भी यही करता है। हाँ, दोनों, विपक्ष भी यही कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। ये गणित यही जोड़ा जा रहा है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 36% ईबीसी हैं और जो 20% दलित हैं, वो असली इस बार निर्णायक होंगे। अब मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं 2 दिन से अभी घूम रहा हूँ 3-4 क्षेत्रों में, तो वो है, वही असली निर्णायक होगा। लेकिन तब है कि जात की बात दोनों तरफ से रही है। संविधान, वो ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं कि ये आएंगे तो संविधान कहें। लेकिन तब है कि वो अब सनातन की बात नहीं हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं है, हाँ मुस्लिम की बात हो रही है। मुस्लिम को ये देना चाहते हैं। ये क्या विडंबना है कन्हैया सर की जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है वो विपक्ष के लिए भी एक चैलेंज है। उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक डिफेंड भी करना है, लेकिन ये दिखाना है कि ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं जाएगी। ये कैसे असर डाल रहा है या कितना असर इसका है? नहीं, ये मुस्लिम की बात करके आप तो डिवीजन की बात करते हैं ना। जब मुस्लिम की बात है तो आप चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि वो मेरी जो रणनीति है वो सफल नहीं होगी, इसलिए आप जात को भी रखते हैं। नहीं, जब मुस्लिम आरक्षण की बात बीजेपी करी तो वो ये भी दिखाया डरा रही है कि ओबीसी की हिस्सेदारी जाएगी इससे। तो दोनों मोर्चों पर विपक्ष को अपने आप को डिफेंड करना है कि मुस्लिम वोट बैंक भी ना खिसके और जो जातिगत वोट बैंक है उसमें भी दिक्कत ना हो। जो आप जिस नैरेटिव का जिक्र आपने किया उसी से जुड़ा आगे सवाल। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें देखिए, पहले से ही है, मंडल आयोग में भी मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ जो कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, जो है आरक्षण, उसमें भी मुस्लिम है, ओबीसी में है, ईबीसी में है, तो उससे कहाँ उस पर असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही हाल ही में उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि अब मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम तो हिंदू ही मुस्लिम है। आप सुन रहे हैं उनकी भाषण को, बिल्कुल मुस्लिम है। ठीक है विपिन सर, क्या एक सिंगल नैरेटिव मिसिंग है इस इलेक्शन में 2019 की तरह, जैसे उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा था, और यही वजह है कि हर पार्टी के लिए लोकल लेवल पर भी समीकरण जुटाने या बनाने की जो कोशिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है? देखिए, 21वीं सदी है और आज का जो वोटर है, देशवासी है, वो बहुत जागरूक हो चुका है और वो भली भांति समझता है कि लोकसभा के चुनावों के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनावों के क्या मायने हैं, नगर निगम के चुनावों के क्या मायने हैं। वो दौर गुजर गया जब महज बिजली, सड़क, पानी मुद्दा हुआ करते थे। अब क्योंकि 21वीं सदी है तो
अपेक्षाएं भी 7वें आसमान पर है, उम्मीदें यहां पर, और वो स्वाभाविक भी होनी भी चाहिए। आपको अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, शिक्षा मॉडल चाहिए, एम्स चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईएम चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए। लेकिन यहां पर इसके विपरीत अगर हम लोग अभी भी जाति की बात करें, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करें, तो मुझे लगता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम लोग सपना संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे और महाशक्ति बनाएंगे, एक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे और उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए का था। तो यहाँ पर इसमें मुझे लगता है कि एक जन जागृति आने की आवश्यकता है। एक नया ट्रेंड उभर के आया था, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा। विपिन से एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि विशेष तौर पर अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल भाई शुरू से बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली मॉडल, हमने बिजली को लेकर के, हमने पानी को लेकर के, हमने वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना अभूतपूर्व बदलाव कर दिया है, इसी वजह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र होता है, ये वो अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे आपको इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अनडाउटेडली जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस रही, उसमें कहा जाता है कि एक फैक्टर ये भी था। देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, और जब हम खास तौर पे दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, जो देश की धड़कन है, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है दिल्ली। जनता वही है, जनता कोई बदली नहीं है जब वोट डालने जाती है। लेकिन यहां पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, स्पष्ट बहुमत, सातों की सातों सीटें भाजपा के नाम। अगर हम 2014 के चुनावों को मद्देनजर रखें, 19 की बात करें, और वही विधानसभा प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। और पहले एक नारा भी चला था, तो यहां पर कि प्रधानमंत्री का चयन करना तो आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री तो आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल। लेकिन यहां पर एक बात है कि सपना क्या था, आप लोग जब जनता के बीच गए थे, मैं चाहे भाजपा की बात करूं चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, क्योंकि स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि जीवन खपा दिया हमने पत्रकारिता में। वो दौर, स्वर्णिम दौर 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जो बड़े कम लोगों को जानकारी होगी, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे। नहीं, वो अलग बात है, बाद में उनकी शिकस्त हुई थी, लेकिन वो दौर अलग ही था और वो दृश्य देखते ही बनता था। बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज वो सूरत हाल है कि कांग्रेस चाहे विधानसभा की बात करे चाहे लोकसभा की, शून्य पे बैठी है। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट है कि यहां पर चलो भाजपा की हार हुई है विधानसभा में। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि सपना क्या था जब आम आदमी पार्टी के नेता या भाजपा जब जनता के बीच गए कि दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे। कितनी पेरिस सिंगापुर बनी है? असल मायने में जो विकास के कार्य हुए थे वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए, और वो एक बड़ी अच्छी बात बोला करती थी, कहती थी बक स्टॉप्स एट द सीएम's डोरस्टेप। इसके क्या मायने, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसका मतलब है जिम्मेदारी होती थी। श्रेय की होड़ में तो नेता खड़े हो जाते हैं। इसी से जुड़ा सवाल लेते हैं रंजीत जी से। रंजीत जी, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट था जिसको संदीप दीक्षित ने रीट्वीट किया और इस बात को कबूला कि प्रधानमंत्री ने तारीफ की है शीला दीक्षित का कंपैरिजन करके अरविंद केजरीवाल से। क्या ऐसी स्थिति है, ऐसी मजबूरियां हैं कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ लेना पड़ा, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया? और सवाल इस वजह से भी अहम क्योंकि एक लंबे वक्त बाद या कहा जाए ऐसा पहला मौका जब गांधी परिवार ने कांग्रेस को वोट नहीं किया, आम आदमी पार्टी को वोट करना पड़ा उनको। देखिए, शीला जी ने दिल्ली का पुनर्निर्माण किया, इसमें मुझे लगता है कि विरोधी भी इस बात को नकार नहीं सकते। 15 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ काम किया शीला जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत कार्य किया। और अभी आपके एक राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार जी कह भी रहे हैं इस बात को, तो ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कैसे मानती है, आम आदमी पार्टी कैसे मानती है कि बेहतरीन काम किया शीला दीक्षित ने? देखिए, कई बार राजनीति में परिस्थितियां बदलती है। अभी मैं सीधे आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की ओर पहले ले जाना चाहूंगा। अभी एक सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था जो आप लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं इस पद पर बैठने के योग्य नहीं होऊंगा। ये आप सबने सुना होगा। और उसी दिन शाम को मुंबई पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 50% बजट मुसलमानों के लिए हो जाएगा। तो जो बात वो सुबह कहते हैं उसी बात को नकार देते हैं शाम को। और अभी मैं सुन रहा था, अभी तो खुल के फिर वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
तो क्या प्रधानमंत्री जी देश की जनता को यह कह रहे हैं कि वह इस पद पर बैठने के योग्य नहीं है? एक तो ये बात। दूसरी बात कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता कि इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह शोभा देता है या उनकी पद की गरिमा के अनुकूल है। नहीं रंजीत जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सामाजिक आधार पर किसी को भी अगर कोई फायदा मिलना चाहिए तो सामाजिक आधार पर मिलना चाहिए। हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे।